हेलो एवरीवन। हम लोग पेपर कर रहे थे और पेपर में जो चल रहा था लास्ट क्वेश्चन जो डील कर रहे थे बैटरी लो की वजह से उसमें थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी सी 2 मिनट के लिए वॉइस नहीं आ रही है, तो उसको थोड़ा सा रिपीट करके और आगे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था डेंसिटी वाला था कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, ये हाँ, गैस है एक और वो गैस डिफरेंट डेंसिटीज पे ली गई थी और उसका पीटी डायग्राम बनाया गया था। प्रेशर, टाइम, टेम्परेचर, इस तरीके से 3 ग्राफ आपको दिए गए थे, रो 1, रो 2, रो 3 डेंसिटी पे। तो सबसे पहले प्रेशर को हम लोग लिखे थे इसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, रो आर टी बाई एम। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आर एम, और आर एम तो कांस्टेंट है हमारे, आर एम कांस्टेंट है किसी गैस के लिए, ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये अपना गैस कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डी पी बाई डी टी करेंगे तो ये इस ग्राफ का स्लोप दे देगा और ये आएगा आर बाई एम इंटू रो। अब स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट इससे हमारा रिलेशन आ जाएगा, स्लोप मतलब ये एंगल कम है, ये और ज़्यादा है और ये और ज़्यादा है, तो स्लोप इस वाले का सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3। ये हमारा सही आंसर होगा। और इसमें से एक ऑप्शन है रो 1 ग्रेटर देन रो 2, बाकी में ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। एक ऑप्शन है रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो 3, वो भी सही नहीं होगा। एक में रो 1 लेस देन रो 2 है, एक में रो 2 लेस देन रो 3 है। तो मोस्ट एग्जैक्ट यही है अपना, इसमें पूरा नहीं लिखा गया है, केवल आधा लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये स्लोप से हम देख सकते हैं, और भी तरीके हैं, 2 तरीके और भी इसमें हैं। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर दें, तो इस ग्राफ को यहाँ पे कट किया, इस वाले ग्राफ को यहाँ पे कट किया, इस वाले ग्राफ को यहाँ पे कट किया। तो अगर टेम्परेचर फिक्स करोगे तो फिर प्रेशर और डेंसिटी के बीच ग्राफ होगा, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाले में प्रेशर कम है, इसमें और ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा, तो ये रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के कर सकते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और फिर उसको कंपेयर कर लें। तो ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2t एंड y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 प्लस 4t। ये दिया है 2 प्लस 4t एंड y इज इक्वल्स टू है 3t प्लस 8t स्क्वायर, 3t प्लस 8t स्क्वायर। अब इसके मोशन के बारे में 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, सेकंड है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हैविंग मोशन अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। ये 4 ऑप्शन हमारे। तो कभी भी मोशन, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए मोशन को हमें पहचानना है तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशंस निकाल लें।
तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन x डायरेक्शन 0 आ जाएगा। इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। तो अगर हम नेट एक्सीलरेशन की बात करें तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करेंगे तो उससे हम 16 ही पाएंगे। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ये पक्की बात है। अब ये स्ट्रेट लाइन में होगा या किसी कर्व पे होगा, तो हम जानते हैं अगर y और x में रिलेशन कुछ ऐसा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का, तो पैराबोलिक पाथ होगा। और यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करें, t को एलिमिनेट कर दें, t को निकाल के यहाँ से यहाँ पुट कर दें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से t जो निकलेगा वो x माइनस 2/4 प्लस 8 t स्क्वायर x माइनस 2/4 होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर वगैरह खोलेंगे तो स्क्वायर का टर्म भी आएगा, x वाले टर्म भी आएंगे और कांस्टेंट भी आएगा, तो इसी टाइप की इक्वेशन ही आ जाएगी। इसका मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पैराबोलिक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0। अच्छा क्वेश्चन है, एसी सर्किट की बात कर रहा है और उसमें कह रहा है इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट 0 है, ये बात कही उसने एसी सर्किट में। उसमें ऐसा होता भी है, आप जानते हो फेज डिफरेंस होता है आरएलसी सर्किट वगैरह में, और लैग करती है, लीड करती है करंट। अगर आरएल सर्किट है तो करंट जो है लैग करेगी, आरसी सर्किट है तो करंट लीड करती है। ये सब जानते हैं आप, π/2 से 90 डिग्री से लीड लैग होता है। इन दिस केस द सोर्स में बी कनेक्टेड टू। अब इसमें एक ही सेंटेंस से बोला गया है कि जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट 0 है, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ये कॉम्बिनेशन सही होगा। प्योर इंडक्टर होगा, ये कहा है कि सर्किट में केवल एल होगा, और बी ऑप्शन में कह रहा है सर्किट में प्योर कैपेसिटर होगा, और सी पार्ट में बोला है प्योर रेसिस्टर होगा, केवल रेसिस्टेंस होगा। और डी की बात कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मतलब एलसी सर्किट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से जो ऑप्शंस बनाए हैं इन्होंने, पहला ए बी सी ओनली, दूसरा बी सी डी ओनली, एंड थर्ड इज ए एंड बी ओनली, एंड लास्ट ए बी डी ओनली, ए बी डी। अब इनमें से पहचानना है कौन सही है। तो इन्होंने कहा कि जो है करंट 0 है जब वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट π/2 से लैग कर रही है, वोल्टेज π/2 से लीड कर रहा है। तो आप जानते हो ऐसा किसमें हो सकता है, एल, अगर एल लगा हुआ है। अब ये π/2 लैग लीड की बात नहीं कर रहा, वो केवल इसने ये कहा है कि करंट जब 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। तो एल सर्किट में ऐसा होता है, अगर केवल इंडक्टर लगा हुआ है, अगर जिस समय करंट 0 होगी तो वोल्टेज मैक्सिमम हो सकता है। बिल्कुल सही बात। अब ऊपर मैक्सिमम हो नीचे मैक्सिमम हो उसकी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस समय वोल्टेज इसमें मिनिमम होगा उस समय करंट मैक्सिमम पे होगी, जिस समय करंट मैक्सिमम पे होगी उस समय वोल्टेज मिनिमम पे होगा। तो ये होता है। सी में भी ये होता है। रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, वो तो सेम फेज में रहते हैं वोल्टेज और करंट। एल और सी अगर लगे हुए हैं तब भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि ये लीड करता है करंट से और ये लैग करता है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो हो सकता है कि एक्स एल
ग्रेटर देन एक्स सी हो, या हो सकता है एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो, बिल्कुल हो सकता है, हमें पॉसिबिलिटी देखनी है। तो अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो प्योर इंडक्टिव हो जाएगा इस टाइप का, और एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो प्योर कैपेसिटिव हो जाएगा। तब भी वो कंडीशन अगर कर सकती है कि करंट जीरो पे हो तो वोल्टेज मैक्सिमम। तो इसको छोड़ करके बाकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए ए बी डी, ए बी डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इन एन एसी सर्किट, फिर से एसी सर्किट का नो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें बोला है एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक इनफाइनाइट शीट चार्ज है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस है। मतलब कि इस तरीके से कुछ इनफाइनाइट शीट चार्ज है, ये इनफाइनाइट तक फैली हुई है, इधर भी ऊपर भी हर तरफ। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरे में इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा एस। तो थोड़ा छोटा बनाते हैं। इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चली गई, इधर भी इधर भी इधर भी, और सिग्मा एस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देन इज प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे है, ठीक है। देन अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर इज प्लेस्ड एट z इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 4। तो हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये इसको x मान लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये अपना z एक्सिस हो जाएगा। और ये जो शीट है ये केवल एक्स वाई प्लेन में है, इसको अगर हम देखें तो ये केवल एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन इंफिनिटी तक फैली हुई है। ये जेड डायरेक्शन में नहीं है पॉजिटिव चार्ज, याद रखिए। ये शीट जो है ऐसे है, ये एक्स डायरेक्शन है आपकी तरफ, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। शीट ऐसे है, ये इनफाइनाइट तक शीट फैली हुई है हर तरफ, ये सिचुएशन है। और जेड इज इक्वल्स टू 4 पे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है, उसको प्लेस किया गया है, और दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, यहां पर z इज इक्वल्स टू 4, यहां पर एक लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये इन्फिनिटी तक चला गया, इधर इन्फिनिटी तक चला गया, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये मतलब सिचुएशन क्या है, ये शीट चार्ज है और ये लाइन चार्ज है, इस तरीके का कहानी है, ठीक है। तो ये इसे प्लेस कर दिया गया है, ये है z इज इक्वल्स टू 4 डिस्टेंस के y एक्सिस के पैरेलल। देन इंफॉर्मेशन इज इफ द मैग्नीट्यूड वैल्यूज सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, मतलब इसमें रिलेशन दिया गया है कि सिग्मा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 इंटू मॉड ऑफ लैम्डा, इनका मैग्नीट्यूड बताएगा केवल, पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है। तो सिग्मा एस और लैम्डा में सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी में रिलेशन है। देन एट पॉइंट 002 द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज ड्यू टू शीट चार्ज टू दैट ऑफ द लाइन चार्ज। तो ड्यू टू शीट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ES है, ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं EL है। इनका रेशियो दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ है, पाई अंडर रूट एन, पाई अंडर रूट एन H2 1, ये रेशियो दिया हुआ है और किस लोकेशन पे है, 002 पे। तो n की वैल्यू बतानी है, तो 002, तो ये मिडिल पॉइंट पड़ा यहाँ, ये लोकेशन है 002। तो अपना नीचे शीट चार्ज हुआ, ये लाइन चार्ज हुआ, दोनों इनफाइनाइट चार्ज हैं और इसके मिडिल में ये पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से और इस लाइन चार्ज की वजह से जितनी है उन दोनों का रेशियो ये दिया हुआ है। तो बताना है हमें n कितना होगा, इतनी कहानी है, ठीक है। Z इक्वल्स टू 002। तो आप जानते हो लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर, लाइन चार्ज अगर ये है तो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, ये 1 मीटर पे, मिडिल में है ये। और ये शीट चार्ज नीचे है, उससे कितनी डिस्टेंस पे है, उससे भी 1 मीटर पे ही है। लाइन चार्ज की वजह से जो ES होता है वो आप जानते हो, शीट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट चार्ज की वजह से, शीट के इनफाइनाइट शीट चार्ज है उससे किसी भी डिस्टेंस पे, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता अगर इनफाइनाइट शीट चार्ज है तो सिग्मा S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, अपॉन ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R की वैल्यू कितनी है, लाइन चार्ज से डिस्टेंस है 1, तो इसको हम 1 रख सकते हैं। तो इतना हो गया, और ये वैल्यू है पाई रूट n, इनका रेशियो इतना दिया हुआ। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, पाई ऊपर चला गया, तो ये पाई सिग्मा S अपॉन लैम्डा, पाई सिग्मा S अपॉन लैम्डा, दिस इज पाई रूट n। तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, सिग्मा S और लैम्डा का रेशियो दिया हुआ है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लें, तो सिग्मा S 2 लैम्डा के बराबर है, तो ये 2 लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट n। ये है सिग्मा S की जगह 2 लैम्डा हमने रख दिया, 2 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट n। तो n कितना आ जाएगा, 4। तो n की वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन में 4। तो ये अपना क्वेश्चन, अगला देखते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई 2, ओके। पाई 2 लैम्डा 2 4 पाई, इसका आंसर कुछ दूसरा आ रहा है, ब्रैकेट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 मिनट, एंड 2 एप्सिलॉन नॉट बाई लैम्डा, दिस इज कैंसिल आउट, एंड रेशियो है आपका सिग्मा S इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सिग्मा S है 2 लैम्डा। ओके, और कितनी डिस्टेंस थी, 002। ओके, डिस्टेंस में गड़बड़ी हो गई, ये Z इक्वल टू 4 पे है, ये Z इक्वल टू 2 पे है, तो ये डिस्टेंस 2 होगी, 2 और 2 इधर, ये गड़बड़ी हो गई, तो R की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2, ये 2 भी ऊपर गया, तो यहाँ पर बना क्या हमारा 4, तो ये हो जाएगा 16। ये अपना आंसर होगा, ऑप्शन इसका, ऑप्शन वाले नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं, तो ब्रैकेट में 16 दिया हुआ है, इसका मतलब हाँ ठीक है, ये गड़बड़ी थी। तो यहाँ पर ये 2 था,
2 to 4, z इज इक्वल टू 4 पे है ये, तो ये डिस्टेंस 2 बनी, 1 नहीं, ये बाई मिस्टेक हुआ, तो हमारा n की वैल्यू 16 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से। थोड़ा इसमें थ्योरी भी समझनी पड़ेगी आपको। तो ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है और वो चेंज करता है, चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 to n इज इक्वल्स टू 2 ड्यू टू recoil the percentage change in the wavelength of the emitted light is approximately दी हुई है 10 to the power minus n। तो वैल्यू n की बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन लैम्डा ये दिया हुआ है 10 to the power minus n, और n की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोजन एटम है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, जो n इज इक्वल्स टू 3 स्टेट से n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट में वो एटम आता है। इसका मतलब क्या है कि उस हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल्स टू 3 स्टेट से n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा या आ रहा होगा, ठीक है। तो उस समय वो क्या करता है, एक वेवलेंथ एमिट करता है, हम लोग बोस मॉडल में पढ़े हैं, ठीक है। ये अपना आता है न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये अपनी ऑर्बिट्स होती हैं। तो ये अपना n इज इक्वल्स टू 3 हो गया और ये n इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा, जो वेवलेंथ एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी हम लोग जानते हैं h नहीं होती है। तो ये इतनी कहानी आपको दी हुई है कि 3 से 2 में वो आता है, तो कोई ना कोई फोटोन एनर्जी अपनी एमिट होगी, और ये एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो हम लोग जानते हैं। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, या इसको हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ एमिट हो गया। अच्छा, ये तब की कहानी है जब हम आइडियल केस लेके चलते हैं। बोर्स में हम जानते हैं किसी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से या किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो एक एनर्जी एमिट होती है, उसका ये फार्मूला होता है। इसी को हम लोगों ने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था, इसको प्रूव किया था आर एच सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और भी इसका फार्मूला आर एच सी की वैल्यू हो जाती है 13.6, और साथ में जेड स्क्वायर भी रहता है, जेड स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो और आर एच सी की वैल्यू 13.6 हो जाएगी। तो ये अपना डेल्टा ई की वैल्यू हो गई, आर एच सी 13.6, जेड स्क्वायर 1 हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये 13.6, ये 1, ये ऐसे ही रहा। तो ये हमारा फार्मूला अब किससे किस में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, तो 1/4 माइनस 1/9, तो ये बन जाएगा आपका 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9, 9 माइनस 4, 5/4 इंटू 9, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, और 9 इंटू 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4 3 12, 4 चौको 16, फिर 9 से करते हैं तो पॉइंट 9 चौक 36, 9 3 27, 27 3 30, 4 34, तो 7 बचा, तो 9 7 63, फिर 70 हुआ, फिर 9 7 63, 9 7 ये होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 5 7 35, 5 7 35, 3 38,
5 7 35 3 38 5 3 15 और 3 18, ये 1.88 इसको हम लिख सकते हैं, ये 1.88 4 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये वैल्यू किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपका आ गया Hc/λ डेल्टा E, जो कि किसके इक्वल है, डेल्टा T के इक्वल। तो डेल्टा E की वैल्यू हमें पता, जो कि Hc/λ होगी। यहाँ से लैम्डा हम निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू Hc/डेल्टा E। और क्वेश्चन में कुछ और भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं। RHC की वैल्यू 13.6 ये दिया हुआ है, वही यूज कर लिया हमने। और HC की वैल्यू दी हुई है, H इंटू सी की वैल्यू दी है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। और H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 दिया हुआ है। और हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम जो है हमारा, उसका मास दिया हुआ 1.67 × 10⁻27 kg। ये पैरामीटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर भी यूज होंगे हम यूज कर लेंगे। ये मास है हाइड्रोजन एटम का, जो थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहा है और फोटोन एमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ निकली, यहाँ से जो वेवलेंथ मैं निकालूंगा, दैट इज वेवलेंथ। ये तब वेवलेंथ है जब ये हाइड्रोजन एटम थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट में आएगा और यहां से एक फोटोन एमिट कर देगा, डेल्टा ई एनर्जी का फोटोन, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा यहां से फाइंड कर सकते हैं, वो एमिट कर देगा। और कितना काम होगा, और ये अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा, तब ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। इस समय ये वेवलेंथ ये है जब ये अपना स्टेशनरी रहेगा, केवल स्टेट चेंज करेगा, एक्साइटेड स्टेट थर्ड से एक्साइटेड स्टेट 2 में आएगा और एक फोटोन निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी, और ये यहीं पर स्टेशनरी एटम बना रहेगा। बट क्वेश्चन में कहा गया है ड्यू टू रिक्वाइल। अब एग्जैक्टली रियल केस क्या होगा, रिक्वायलिंग हम जानते हैं, जैसे गन से जब हम गन फायर करते हैं तो हमें एक रिक्वाइल स्पीड मिलती है पीछे की तरफ, गन को, बुलेट आगे जाती है, ये पीछे आता है। तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो ये एटम जैसे ही यहाँ पर अभी इनिशियली रेस्ट में था एटम, कोई मोमेंटम नहीं था, जब ये एमिट करेगा तो फाइनल मोमेंटम भी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पे 0 है, कोई फोर्स नहीं, इंटरनल अपना न्यूक्लियस के अंदर जो भी चल रहा है। अचानक से इसने अपनी स्टेट चेंज करके एक फोटोन निकाला, एनर्जी निकाली, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, एनर्जी निकाली। और साथ में ये जो फोटोन जा रहा है, इसका अपना मोमेंटम भी होगा, एनर्जी भी होगी, दोनों चीजें होंगी। तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 0 था, जब ये एमिट करेगा तब भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का मिला के मोमेंटम फाइनल भी 0 होना चाहिए। इनिशियल 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो ये हम एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन से इसको करेंगे। ठीक है, तो सिनेरियो यही कह रहा है, ड्यू टू रिक्वायर द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इज इतना, जो मैंने पहले लिखा था परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है लैम्डा में। ओके, इतना है, तो एन की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, अगर ये स्टेशनरी रहता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आए हैं, फार्मूला ये यूज करते आए हैं, तो ये वेवलेंथ, ये एनर्जी, ये सब ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर रिक्वायलिंग हो रही है, दैट मीन्स, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैंने ये निकाल लिया, इसको मैं यूज करूंगा। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या आया है, डेल्टा ई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना है 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 89 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, HC की वैल्यू दी है बाई डेल्टा ई। कितनी चीजें हमें आ गई। लेकिन अगर रिक्वायरिंग हो रही है तो ये वेवलेंथ एमिट नहीं होगी,
तो कुछ डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होगी, वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होगी अगर रिकॉइलिंग भी कंसीडर की जाए। दैट मीन्स जैसे इसने एमिट किया, ये इधर कुछ स्पीड से जाएगा और ये इधर किसी स्पीड से जाएगा। जो ये एमिट हुआ है फोटोन, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो जानते हो सभी लोग, h/λ होता है। लेकिन इस समय जब ये रिकॉइल कर रहा है, जैसे ही एमिट करेगा तो ये भी पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था। फाइनल मोमेंटम जीरो करने के लिए ये इधर चलना चाहिए, ये इधर चलना चाहिए। तो मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से इधर जाएगा, ठीक है। और इसकी अपनी स्पीड होगी फोटोन की, जानते हो c होती है, ठीक है। मोमेंटम कितना होगा h, इसका मास हमें दिया गया है, एटम का मास दिया गया है ये। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो h/λ है, और ये इधर को है तो -mv। ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियली क्या था जीरो, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए, जीरो। एक तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगा दिया, ठीक है। रिकॉइल हो रही, अब रिकॉइलिंग जब हम यूज करेंगे तो लैम्डा नहीं यूज करेंगे, लैम्डा डैश, कुछ डिफरेंट वेवलेंथ हमने ले ली, इसको कुछ लैम्डा 1 या लैम्डा डैश यूज कर लिया। ये लैम्डा कब थी, जब रिकॉइलिंग नहीं थी, ये हमेशा इतनी एमिट करता है। लेकिन अगर रिकॉइलिंग हो रही है तो डिफरेंट वेवलेंथ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले में टोटल एनर्जी जो थी वो फोटोन लेके चला गया, एटम अपनी जगह पे रहा, उसके पास कोई एनर्जी नहीं। जो भी थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेट में आने में जो एनर्जी का एमिशन हुआ, वो पूरी एनर्जी कौन ले गया, फोटोन ले गया। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ एनर्जी ये भी ले जाएगा, कुछ एनर्जी ये भी ले जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फर्स्ट केस में आइडियल केस था, उसमें मोमेंटम कंजर्व ही नहीं था, पहले मोमेंटम जीरो और बाद में मोमेंटम h/λ। ये स्टेशनरी है तो ये सही भी नहीं है, बट चूंकि चेंजेस बहुत नेग्लिजिबल आते हैं तो हम अपने केसेस में मान के चलते हैं कि चलो यही आंसर्स होंगे। लेकिन एग्जैक्टली जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इस टाइप का थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में वही रहता है, वही हम लोग करते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में रिकॉइलिंग यूज किया है इसलिए हम रिकॉइल करेंगे इसको। तो एनर्जी, जो भी एनर्जी एमिट हुई डेल्टा ई, वो दो पार्ट में जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी में ½ m v² और प्लस इस जो जो फोटोन एमिट हुआ है इसकी एनर्जी में। फोटोन की एनर्जी क्या लिखोगे यहाँ पर, hc/λ डैश। अब लैम्डा डैश यूज करेंगे। तो ये हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन हो गई और ये अपनी मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन हो गई, ½ mv² प्लस hc/λ डैश। अब इन दोनों को सॉल्व करके ही हमारा काम बनना है परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज होगा क्या, फाइनल वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन इनिशियल वेवलेंथ, ये चेंज और अपॉन इनिशियल इनटू 100, इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज। और यही आपको दिया हुआ 10⁻⁻n। तो ये अगर निकल आए 10 समथिंग तो हम कंपेयर कर देंगे, n निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले लैम्डा डैश को और v को एलिमिनेट करते हैं। v कितना आ जाएगा यहाँ से, v अगर निकालें हम लोग तो हमें लैम्डा डैश निकालना है यहाँ से, तो v की वैल्यू आ जाएगी h/m डैश। v की वैल्यू आएगी h/m डैश। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी ½ m, v की वैल्यू हो गई h/m डैश होल स्क्वायर प्लस hc/λ डैश। अब यहाँ लैम्डा डैश का स्क्वायर आएगा, यहाँ लैम्डा डैश है, इसका मतलब ये लैम्डा डैश में क्वाड्रेटिक बन जाएंगी। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अब इसको पहले ब्रेक करते हैं हम लोग, तो ये m² आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा h² अपॉन 2m λ डैश²। एक नीचे m बच जाएगा, लैम्डा डैश स्क्वायर बच जाएगा, 2 बच जाएगा, h² ऊपर हो जाएगा प्लस hc/λ डैश। ये है डेल्टा ई। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने किया क्या,
2m लैम्डा डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 2m लैम्डा डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इंटू डेल्टा ई। यहाँ 2m लैम्डा डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बचेगा एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2m लैम्डा डैश मतलब एच सी बाई लैम्डा डैश इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 2m लैम्डा डैश स्क्वायर। तो एक लैम्डा डैश कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 2HCm या 2mHc लैम्डा डैश, और यहाँ पर है 2m लैम्डा डैश स्क्वायर डेल्टा ई, ये आया। अब इसको हम करते हैं 2m से डिवाइड कर देते हैं। 2m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा ई। 2m से डिवाइड कर दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ 2m से डिवाइड कर दिया तो एच सी लैम्डा डैश बचेगा, एच सी लैम्डा डैश। यहाँ 2m से डिवाइड किया तो एच स्क्वायर बाई 2m, ये क्वाड्रेटिक आई। अब इसको इधर ले आए पूरा, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा लैम्डा डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा ई माइनस माइनस में एच सी लैम्डा डैश, एच सी लैम्डा डैश प्लस में माइनस ये भी आएगा इधर आ जाएगा तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है लैम्डा डैश में। तो इसका हम अगर सॉल्यूशन लिखें धाराचार्य से तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की जगह क्या है माइनस एच सी, तो प्लस हो जाएगा ये एच सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac, ए डेल्टा ई है, सी की जगह माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 डेल्टा ई और सी की जगह है एच स्क्वायर बाई 2m दिस अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए की जगह क्या है डेल्टा ई, तो 2 डेल्टा ई। ये अपना इक्वेशन आ गई। यहां से अगर एच सी कॉमन लें, एच स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लें तो बनेगा एच सी प्लस माइनस एच सी अंडर रूट, यहाँ तो 1 बन गया प्लस यहाँ देखिए सी स्क्वायर तो है नहीं तो सी स्क्वायर हम बना लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन होके एच सी बाहर आ गया। ये तो यहाँ पर बनेगा आपका 4, ये 2 कैंसिल कर देगा इसको तो 2 बच जाएगा 2 डेल्टा ई, 2 डेल्टा ई तो ऐसे ही बचा, एच स्क्वायर चला गया, सी स्क्वायर हमें क्रिएट करना था तो यहाँ सी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा एम सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, नीचे सी स्क्वायर हम लगा देंगे। तो ये अपना बना अपॉन बना 2 डेल्टा ई। ओके जी। अब यहाँ पर हम एच सी कॉमन ले सकते हैं, एच सी कॉमन लिया और नीचे लिख दिया अपना 2 डेल्टा ई, 2a वाला 2 डेल्टा ई यहाँ है। यहाँ पर हमने एच स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बच गया, एच स्क्वायर था सी स्क्वायर हमने बना लिया नीचे ऊपर तो बाहर हो गया, तो सी स्क्वायर यहाँ आ गया, एम सी स्क्वायर 2 सेकेंड, ठीक बिल्कुल सही। फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो हमने कॉमन लेके लिख लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 1 प्लस यहाँ प्लस माइनस है 1 प्लस 2 डेल्टा ई अपॉन एम सी स्क्वायर, 2 डेल्टा ई अपॉन एम सी स्क्वायर, और ये रूट को हम कर देते हैं पावर हाफ। ये कहानी आ गई। ओके 1 प्लस माइनस एच सी तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, दिस बिकम्स लैम्डा डैश। अच्छा थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा,
लैम्डा डैश की वैल्यू ये आ गई, और आप पहले से जानते हो एच सी बाई डेल्टा ई क्या है, लैम्डा। तो यहाँ पर एच सी बाई डेल्टा ई को हम लैम्डा रख सकते हैं। तो यहाँ पर बन गया लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा ई अपॉन एम सी स्क्वायर की पावर हाफ। ये कहानी आई, तो इसको हम इधर ले आएंगे, लैम्डा डैश बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये कहानी लास्ट तक हमारी बनी। अब देखते हैं m क्या है, दिस मास, और ये लगभग आपका एटॉमिक मास यूनिट के ही इक्वल है। ये मास कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है, 7 नहीं है, इतना है। तो आप जानते हो कि 1.66 या 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और जब एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो एनर्जी होती है 931.5 समथिंग, ठीक है। तो 930 या 931 हम अप्रॉक्सीमेटली यूज कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एम सी स्क्वायर यहाँ से आप देख सकते हो ये लगभग 931 के करीब में आएगा। और जबकि डेल्टा ई कितना हम लोगों ने निकाला था, डेल्टा ई की वैल्यू ये निकाली थी हम लोगों ने 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब ये रेशियो 1 से कम है, बहुत कम है। तो हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। ये अगर रेशियो 1 से कम है तो हमारी कहानी आ जाएगी 1/2 1 प्लस माइनस, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है और एक्स बहुत ही कम है 1 से, तो इसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो केवल क्या बचेगा, डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर। ये अपना कहानी आ जाएगी। अब यहां पर प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, ये हमारे जानने की चीज है। तो अब देखिए, पहले सारी की सारी एनर्जी कौन ले गया था, फोटोन, ठीक है। तो उस समय अब वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझिएगा बात को, वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले एनर्जी एमिट हुई थी 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये पूरी की पूरी फोटोन ले गया था, तो लैम्डा इतनी आ जाएगी। अब क्या हुआ, रिकॉइलिंग में एटम भी एनर्जी ले गया, एनर्जी तो एमिट डेल्टा ई ही हुई, बट कुछ पार्ट एटम ने भी ली, एक्चुअल केस जो है। तो कुछ पार्ट लेके गया, ऑलमोस्ट पार्ट लेके गया फोटोन, लेकिन कुछ पार्ट एटम भी ले गया रिकॉइल होने में, तो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। जैसे उसको निकालेगा आगे की तरफ, धक्का देगा फोटोन को, तो एटम भी थोड़ा सा रिकॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एनर्जी लिया, तो अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसका मतलब है कि अब सेकेंड केस में जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, तो वहां पर जो एनर्जी, इसका कुछ पार्ट फोटोन लेके गया, तो फोटोन के पास एनर्जी कम हो गई। वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वेवलेंथ क्या कर जाएगी, एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा से बड़ा होगा। ये बात यहां समझ में आई, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी है, इसलिए लैम्डा डैश क्या होगा, लैम्डा से बड़ा होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, दो साइन हमारे पास है, 1 प्लस और 1 माइनस। अब माइनस करेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा कुछ, प्लस करेंगे तो बड़ा आएगा। इसका मतलब है हमें पॉजिटिव साइन लेना है, क्योंकि लैम्डा डैश बढ़ रहा है, लैम्डा से घट नहीं रहा है, इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे। तो यहाँ पर 1/2, और ब्रैकेट में जब प्लस लोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और प्लस डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर, ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। प्लस साइन के लिए आप समझ में आ गया, तो 2 हो गया, डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो यहाँ 1 बन जाएगा, प्लस डेल्टा ई बाई 2 एम सी स्क्वायर।
ये लैम्डा डैश बाई लैम्डा बना, इस 1 को इधर ले आओ। तो ये देखिए, ये है मेंस लेवल का क्वेश्चन, बट हिला देने वाला क्वेश्चन। मैंने कहा ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, उनसे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। कोई बात नहीं, करते हैं, डिटेल समझ में आएगा तो जल्दी भी कर लेंगे। जब चाहिए समझ में आ जाती हैं तो जल्दी भी होती हैं चीज़ें। लैम्डा डैश बाई लैम्डा, इसको जब 1 को इधर लाएंगे और एलसीएम ले लेंगे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाई लैम्डा हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई बाई 2mc²। और उसके 100 से भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज हुआ तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू डेल्टा ई अपॉन 2mc²। अब इसमें सारी चीज़ें हमें पता है, ये रख दो, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से हम थोड़ा सा मिटाते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम ले लिया क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट भी समझाया मैंने। तो ये परसेंटेज चेंज आ गया, दिस इज द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू बना 100 इंटू डेल्टा ई था 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये जूल में चेंज हो गया। और अपना नीचे क्या है, 2 इंटू एम की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 एम हो गया, इंटू c² हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 8। इतनी हमारी, नहीं 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा, c² है ना, ये हो जाएगा। अब आप देखिए तो ये कितना है, 9 2 जा 18, ये 18 आएगा अगर इसको हम हटा दें। 18 आया, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली फिर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता हमारे एग्जाम में, तो हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 18 आ गया 9 और 2 को, और इसका एक 10 की पावर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1.8 हो जाएगा, और यहाँ कितनी बच जाएगी 26। अप्रोक्सीमेटली ये 1.8 है, ये भी 1.9 के करीब में आ जाएगा, 1.8 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए ये 1.6, ये 1.6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 26 माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 10 टू दी पावर 7 बच जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 7 बच जाएगा। ये 16 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर -9 बचा ऊपर, और ऊपर ही 10 की पावर 2 भी है तो इससे हट गया, तो 10 की पावर -7। तो फाइनली ये सॉल्व होकर 10 की पावर -7 परसेंटेज चेंज आया, और ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है 10 की पावर -n। तो ये होना चाहिए किसके, 10 की पावर -n के। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 7। काफी लेंदी क्वेश्चन है ये, तो कुछ लेंदी क्वेश्चन होते ही हैं आपके टाइम को खराब करने के लिए। चलिए अगला आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन ए रीजन इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है आपको B इज इक्वल्स टू 0.21 + 2x, 0.21 + 2x k कैप मतलब जेड डायरेक्शन में है ये। टेस्ला इसकी यूनिट है, ठीक है। ए स्क्वायर लूप ऑफ एज 50 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप है और उसमें करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन XY प्लेन विद इट्स एजेस पैरेलल टू द XY एक्सिस एज शोन इन द फिगर। फिगर बना हुआ है, तो फिगर हमारा ये है, ये x, ये y, और ये लूप स्क्वायर लूप बना हुआ है, दिस इज स्क्वायर लूप।
2 मीटर 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है, और दूसरा कौन सा है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर है, और इसकी जो एज लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर ये भी है, 0.5 मीटर ये भी है, और इसमें जो है करंट फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। ये फिगर बना हुआ है, एक्चुअली इधर को करंट फ्लो करा रखी इन्होंने ऐसे, इधर भी कराओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। इतनी कहानी इन्होंने दे दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप इज और डैश लगा रखा है, कितना है, इज मिली न्यूटन, इज इतना मिली न्यूटन, ये दिया हुआ। तो ये फिल करना है, इसको लिखना है कितना मिली न्यूटन है, और बाकी सिनेरियो ये है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में हमारा लूप है, और बी किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ को, आउट ऑफ द बोर्ड, एक्स से वाई तो जेड इधर, ठीक है। तो जेड की डायरेक्शन ये है, मतलब ये जो हमारा बी है, यहाँ पर जो बी है इस रीजन में, इस रीजन में बी जो है वो आउट ऑफ है, तो इसका मतलब डॉट लगाएंगे, अंदर होता तो क्रॉस, इस तरफ को बी है, बाहर को। अब फोर्स बताना है, तो फोर्स के लिए हम जानते हैं एक सिंपल सा फार्मूला, किसी भी करंट कहीं कंडक्टर पर फोर्स कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा। तो बी तो आउट ऑफ द बोर्ड है, और थीटा क्या होता है, कंडक्टर में जो करंट जा रही है उस डायरेक्शन में हम एल की डायरेक्शन मानते हैं। असल में ये हमारा अगर फोर्स लिखा जाए तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई एल क्रॉस बी, ये लिखते हैं एल क्रॉस बी। एल क्या है, लाइन वेक्टर है, लीनियर वेक्टर है, करंट की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन ली जाती है, और बी वेक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, आई करंट हो गई। थीटा एल और बी के बीच एंगल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस वायर को देखें तो एल की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन इधर, तो अगर हम एल क्रॉस बी करें, ये देखिए एल की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन इधर, ऐसे है, ये एल है ये बी है, तो एल क्रॉस बी फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस पे इधर फोर्स काम किया। इस वाले पे देखो तो करंट की डायरेक्शन में एल हो गया, बी अपना इधर ही है, तो एल क्रॉस बी इधर की ओर फोर्स लगेगा। इसमें देखिए एल की डायरेक्शन इस तरफ को करंट की डायरेक्शन में, और बी किधर है, आउट ऑफ द बोर्ड आपकी तरफ, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स लगा ऊपर की तरफ, इस पे लगा नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बी जो है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, वाई के साथ नहीं चेंज हो रहा। तो वाई डायरेक्शन में जब जाओगे, अगर यहां पर बी की वैल्यू कुछ है तो वही यहां पर होगी, वही यहां पर होगी, यहां पर कुछ वैल्यू है तो वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, ऐसे ही। तो ये जो दोनों फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, तो ये नलीफाई हो जाएंगे, जीरो कर देंगे। बट इस पे अगर बात करें तो बी जो है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, इंक्रीज करती जा रही है, तो ये फोर्स यहाँ पर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पर फोर्स जो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। बाकी डायरेक्शन हम बता ही चुके हैं, केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर पहुंच जाए तो 2.5 वैल्यू हो जाएगी एक्स की, 0.5 और आगे बढ़ गए, तो इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 2.5, 2.5 एक्स हो गया, नहीं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 2.5 हुई, 2.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 5 आया, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 1.2, ठीक है, यहाँ पर भी 1.2 होगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आई थी,
हम x को 2 रख देंगे इस वाले कंडक्टर के ऊपर, तो 2 दूनी 4 1 5 दूनी 10 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 1 टेस्ला और यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 1.2 टेस्ला। दोनों अपोजिट फोर्स हैं और L लेंथ क्या होगी 0.5 मीटर, थीटा हो गया 90 क्योंकि L और B हमेशा 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा 1। तो सारी कुछ वैल्यू आ गई। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, ज्यादा किधर लगेगा इधर। तो B की वैल्यू कितनी है 1.2, I कितना है 0.5 मतलब 1/2 BI L कितना है 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, तो I हो गया 1/2, L हो गया 1/2, B हो गया 1.2। यहाँ पे ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये ज्यादा होगा, साइन थीटा 1 हो गया, माइनस ये इधर को काम कर रहा है, तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1, I वही हो गया 1/2, L 1/2। तो आप देख रहे हैं 1/4 कॉमन है, 1/4 कॉमन ले लीजिए आप, बचेगा 1.2 माइनस 1 मतलब कि 0.2। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी कितना बनेगा, ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 0.5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/4 इंटू 10⁻⁻1, ये आ जाएगा 2/4 1.5 आ जाएगा 10⁻⁻0.05 0.05 न्यूटन आया। इसको मिली न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 0 एक और लगा लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 50 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो बन गया मिली, तो बन जाएगा 50 मिली न्यूटन। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया 50, ये अपना आंसर हो गया। शायद अब स्टोरेज फिल हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।